तो जी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पेपर है एएस अकाउंटिंग का एमसीक्यूज। और एएस अकाउंटिंग में एमसीक्यूज में पेपर ये है अक्टूबर नवंबर 22-11, यानी अक्टूबर नवंबर 22 और 1-1 वेरिएंट है विंटर 2022 और 1-1 वेरिएंट के साथ। देखते हैं अब आगे। तो 30 एमसीक्यूज में देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट ए बजटरी कंट्रोल सिस्टम आर करेक्ट। इट कैन एनकरेज डिपार्टमेंटल राइवलरी। राइवलरी जो है वो क्रिएट हो सकती है क्योंकि बजट्स बनाने के लिए आपको पता है कि आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, यानी द डिपार्टमेंटल हेड्स शुड कम ऑन द सेम पेज, देन बजट्स कैन बी डेवलप्ड। क्योंकि अगर प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोड्यूस करके नहीं देगा तो फिर सेल्स डिपार्टमेंट सेल भी नहीं कर सकता वो यूनिट्स। और अगर परचेज डिपार्टमेंट उतने प्रोडक्शन के लिए मटेरियल परचेज नहीं करेगा तो वो प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता। तो इट कैन हमेशा नहीं, इट कैन एनकरेज डिपार्टमेंटल राइवलरी हो सकती है। इट विल ऑलवेज इंप्रूव स्टाफ मोटिवेशन। हमेशा स्टाफ मोटिवेशन इंप्रूव नहीं करती। अगर आप सख्त बजट बना के देंगे, टाइट बजट बना के देंगे तो लोग उसे अचीव नहीं कर पाएंगे और डीमोटिवेट होंगे। इट विल ऑलवेज लीड टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। नहीं, हमेशा नहीं होती है। और बिजनेस परफॉर्मेंस से एज सच ताल्लुक नहीं है। मकसद जरूर हो सकता है कि बिजनेस परफॉर्मेंस हमारी बढ़े, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए होती है ना, प्लानिंग के लिए। इट विल डिफाइन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सोनल। यस, तो असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे जो है वो पैदा होती है। तो ये जरूर है कि असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो है आपकी जो कि किसको किसने क्या काम करना है। तो इसका आंसर है हमारा 1 और 4, यानी इट कैन एनकरेज डिपार्टमेंटल राइवलरी और इट विल डिफाइन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सोनल्स। ये हो सकता है। नेक्स्ट है जी आपका, a business manufactures 3 types of product which all uses the same material. The following information is available. XYZ दिया हुआ है। Direct material is in short supply. In which order he produced be manufactured to maximize profit. आपको पता है सेलिंग प्राइस में से बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है हमें। कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर देंगे। हमारा लिमिटिंग फैक्टर की रैंकिंग के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 41 है और लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है। 41 डिवाइड बाई 56, फिर 56 डिवाइड बाई 68 और 55 डिवाइड बाई 9। तो आपके आंसर आएंगे जिसका कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट मटेरियल सबसे ज्यादा है उसे आप पहले बनाएंगे और जिसका कम है उसे आप एंड पे बनाएंगे। उस हिसाब से आप ऑर्डर पे रैंक कर देंगे अपनी प्रोडक्शन को। अगर आप निकालना चाहें तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 41 डिवाइड बाई 56 बेटा आपका आता है 0.73 और 56 डिवाइडेड बाई 68 आपका आता है 56 डिवाइडेड बाई 68 0.82 आता है। और 55 डिवाइडेड बाई 90 आपका 0.61 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले y होगा, फिर x और फिर z। बी आंसर है YXZ। The fixed cost of a business increases, all other revenue and costs remain unchanged. What happens if output is unchanged? यानी अगर यूनिट्स आपके नहीं बढ़ रहे और फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट बढ़ने की वजह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट से पहले ही निकाला जाता है, उसके बाद नहीं कैलकुलेट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिक्स कॉस्ट के इंक्रीज होने से, क्योंकि आपको पता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका होता है ना कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन द सेम। ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी, सारी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो पर यूनिट है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो सी आंसर है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ने का मतलब ये है कि आपका जो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है वो लेट आ रही है, उसकी वजह से आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कम हो जाएगा। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, वो डिक्रीज कर जाएगा, आपका प्रॉफिट भी डिक्रीज कर जाएगा, सारी बात है, क्योंकि ब्रेक इवन आपका लेट आएगा। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने से आपका ब्रेक इवन पॉइंट पर यूनिट बढ़ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज कर जाएगा और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स a single product. The following information is available about a unit of the product. Supply of direct material has agreed to increase the trade discount from 10% to 20%. अरे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इस वक्त जो ट्रेड डिस्काउंट है वो 10% है। 10% का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट आपकी जो भी थी, जो कि बन रही है, अगर आप ऐड करके देखें 45, सॉरी मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 10% टू 20%, तो मटेरियल 45 है, इसका मतलब है कि मटेरियल की कॉस्ट असल में 50 थी। 50 पे 50 पे आपको डिस्काउंट मिला हुआ है असल में कितने परसेंट, 10% डिस्काउंट मिला हुआ है। 5, इसी वजह से आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो इस वक्त कितनी शो हो रही है, 45। अब वो कहता है कि आपका डिस्काउंट जो है वो बढ़ गया, हम 10% टू 20% हो गया। अब डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा, 50 का 20%, जो कि आपका आ जाएगा कितना, 10 का 20% आपका आ जाएगा 10। अब आपकी मटेरियल कॉस्ट पहले 50 का 10% था ना, ठीक है, तो अब आपकी मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 10, ये आपके पास आ जाएगी 40। ठीक है जी, तो मटेरियल कॉस्ट अब आपकी 40 होगी रादर देन 45, क्योंकि आपका डिस्काउंट जो है वो 10% से 20% होगी। एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर आपने ये 5 कैसे निकाला है, आपको कैसे पता है कि मटेरियल की 50 प्राइस थी और 10%? भाई जो 45 है ना, दैट इज इक्वल टू 90% ऑफ द मटेरियल प्राइस, क्योंकि 10% इसमें से माइनस हो चुका है ट्रेड डिस्काउंट। तो 45 को 45 इज इक्वल टू 90% ऑफ द मटेरियल प्राइस, राइट। तो मटेरियल प्राइस क्या होगी, 45 डिवाइडेड बाय 0.9, इसको सॉल्व करें, ये आपकी 50 ही आ जाएगी। वैसे मैंने असल में निकाला, अंदाजे से भी निकाल दिया मैंने, मुझे पता था 10% है, तो मैंने कहा यार अच्छा 10% के बाद ये अमाउंट बनती है 45, 50 में अगर 10% निकाले तो 5 आता है, फिर 45 भी आता है, तो मैंने अंदाजे से भी कर लिया, बट इसकी राइट कैलकुलेशन वो मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखाई है। 45 जो है वो आफ्टर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 10% डिस्काउंट है, यानी इट इज इक्वल टू 90% ऑफ द रियल अमाउंट। तो व्हाट इज द न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 105 में से आप 40 और 30 70 आप माइनस करेंगे तो 35 आपका आंसर आ जाएगा। डी इज गोइंग टू बी द आंसर। न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका 35 होगा। कैसे, 105 सेलिंग प्राइस है, मटीरियल अब आपका 40 है और लेबर 30 है, तो 70 माइनस करेंगे तो 35 आपका आ जाएगा आंसर। हाउ इज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैलकुलेटेड, बहुत ही आसान है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट बेटा कुछ भी नहीं होता, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कुछ भी नहीं होता, और सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कुछ नहीं होता, वो वेरिएबल कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन, यानी वो ये तो आपकी बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट और उसका आ जाएगा आंसर सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट से भी, तो ए आंसर हमारा जो है वो बन जाए। आगे देखते हैं, कंपनी हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई 3000 पेयर ऑफ स्पेयर ग्लासेस। ये सवाल भी थोड़ा सा टेक्निकल होगा। तो रॉ मटेरियल दिया हुआ है 975, पैकेजिंग फॉर 50 पेयर्स 4.2 है, डायरेक्ट लेबर एट 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर 800 है, ऑर्डर सेटअप कॉस्ट 100 है, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर 6.25। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट जो है वो पूछ रहा है कि कितनी होगी। बेटा रॉ मटेरियल 975 आप ऐड करेंगे, फिर ये देखेंगे 50 पेयर की कॉस्ट है 4.2, तो 3000 के अंदर 50 पेयर्स हमारे कितने बनेंगे बेटा, 3000 को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 60। 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 से, तो आपका ये कॉस्ट इसकी निकलेगी 252। इसकी कॉस्ट कितनी है, 252 है सर। ठीक है जी, फिर ये 800 ऐड करेंगे, 100 ऐड करेंगे, और अब्जॉर्प्शन रेट 6.25 है, तो आवर कितने लग रहे हैं बेटा, डायरेक्ट लेबर आवर कितने हैं हमारे, 10। सर कैसे, 800 डिवाइडेड बाई 80 आप करेंगे तो 10 आपके डायरेक्ट लेबर आवर है। ठीक है जी, और एक आवर पर हमारी जो 6.25 ओवरहेड कॉस्ट लग रही है, तो ओवरहेड का जो अमाउंट आपके पास जो है निकल आएगी, वो आपकी आ जाएगी 62.5। ठीक है जी, इनको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो निकलेगा, जो आप निकालना, यानी जो आप निकालना चाह रहे हैं आंसर, टोटल कॉस्ट ही चाह रहे हैं ना मैन्युफैक्चरिंग दिस ऑर्डर, इन सबको आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट जो है वो निकल आएगी, जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि 6.25 पर आवर है, तो 800 को मैंने डिवाइड किया ना 8 से, तो वो ऑटोमेटिकली 800 को डिवाइड करूंगा 8 से, तो मेरे पास जो है वो आ जाएगा अपना ये आंसर इसका, ओवरहेड की जो बात करें अगर हम,
ठीक है जी। तो ये हम 25-25 MCQ हमने इसको इस तरह सॉल्व जो है वो कर लिया। आगे चलते हैं हम। अच्छा ये 50 पेयर है ना असल में, यानी 50 पेयर की कॉस्ट 4.2 है, तो 3000 पेयर में 50 पेयर का जो पैकेज है वो कितने बनेंगे, 60-50 पेयर्स बनेंगे आप, यानी 60 नंबर ऑफ 60 होंगे आपके, इसमें हर एक में 50 पेयर्स होंगे आपके। तो 4.2 के हिसाब से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आपके पास जो है वो आ जाएगा। वट वुड रिजल्ट इन द अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये मैंने इंस्टा के ऊपर भी डाल दिया है, उसमें भी आप देख सकते हैं, मैंने बताया है कि अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कब होती है, जब आपकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम हो एक्चुअल ओवरहेड से। तो देखें, एक्चुअल बजटेड कम हो तो एक्चुअल इज मोर देन बजट, लेकिन एक्चुअल आवर्स एक्चुअल यूनिट्स आर लेस देन बजट। तो सी आंसर है आपका कि जो बजटेड अंडर एब्जॉर्प्शन कब होगी, जब बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट से कम होगी, या एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट बजटेड ओवरहेड कॉस्ट से ज्यादा होगी, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स जो है या एक्चुअल आवर्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, इज लेस देन बजट। तो सी आंसर है। इसको मैंने न्यूमेरिकली भी आपको प्रूव करके किसी न किसी क्लास में करवाया होगा। अगर आप न्यूमेरिकली भी इसको सॉल्व करें या इसको फॉलो करें तो आपका आंसर ऐसे ही निकलेगा। और ओवर ओवर एब्जॉर्प्शन कब होगी जी, ओवर एब्जॉर्प्शन तब होगी जब आपकी बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा होगी, यानी आप ऐसे कह लो कि एक्चुअल इज लेस देन बजटेड और एक्चुअल यूनिट्स आर मोर देन बजट, तब हमारा आंसर बी बनेगा। फिलहाल हमारा आंसर सी है। What does describe a fixed cost? A part that stays the same and a part that changes at output increases. वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। The same cost per unit for any level of output. पर यूनिट कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है। The same total cost for any level of output. Same total cost for any level of output is right, लेकिन any level of output नहीं होता, within a relevant range होता है। The same total cost for output within a relevant range. तो डी आंसर है आपका। फिक्स कॉस्ट इज ए कॉस्ट which does not change with the change in the volume of production within a relevant range. Within a relevant range, बड़ा important point. A business employs machine operators. Each machine operator works 36 hours a week. One unit of output takes 4 hours of labor. It also employs supervisors who can each supervise 10 machine operators. Production is currently 1140 units a week. How many more units can be produced each week before the company needs to employ an extra supervisor? कितने यूनिट्स आपको मजीद जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बिफोर द कंपनी नीड्स टू एम्प्लॉय एन एक्स्ट्रा सुपरवाइजर, कि आपको एक्स्ट्रा सुपरवाइजर एम्प्लॉय करना पड़े, कितने यूनिट्स हम मजीद बना सकते हैं। 10 मशीन ऑपरेटर्स के ऊपर जो है ना एक सुपरवाइजर हमें रखना पड़ता है। देखिए प्रोडक्शन हमारी 1140 यूनिट्स है, जबकि एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं बेटा, 1 यूनिट ऑफ आउटपुट टेक्स 4 आवर्स। बड़ा औखा सवाल है ये, तो इसको मैं आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 1140 पर एक यूनिट पर कितने आवर्स लगते हैं, 4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4560 आवर्स आपको चाहिए। 4560 आवर्स आपको चाहिए 1140 यूनिट्स बनाने के। और वो कहता है कि जो एक मशीन ऑपरेटर है वो कितने घंटे काम करता है, 36। टोटल कितने घंटे काम हमें चाहिए, 4560 आवर्स, और एक मशीन ऑपरेटर 36 घंटे काम करता है, डिवाइड बाय 36 कर देंगे तो आपके पास मशीन ऑपरेटर्स आ जाएंगे कि इतने मशीन ऑपरेटर्स आपको चाहिए। वो कितने आ रहे हैं, 126.666, इतने मशीन ऑपरेटर्स आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप 1140 यूनिट्स अ वीक बना सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि हर 10 मशीन ऑपरेटर पर आपको एक सुपरवाइजर चाहिए। इसका मतलब है 100 अगर होंगे तो 10 सुपरवाइजर चाहिए, 110 होंगे तो 11, 120 होंगे तो 12, 130 होंगे तो 13, लेकिन अभी 130 हुए नहीं पूरे। इतने यूनिट्स आप और मजीद बना बना सकते हैं कि आपके जो जो है वो आप ऑपरेटर आपकी जरूरत ना पड़े। तो वो देखें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास कितने ऑपरेटर्स बचते हैं, देखें 130 में से माइनस करें 126.666, ठीक है, क्योंकि 130 के बाद
130 ऑपरेटर होंगे तो आपको एक ऑपरेटर और एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3.33, यानी 3.3334 मशीन ऑपरेटर्स अभी हमें हम मजीद कर सकते हैं इस्तेमाल, आपको सुपरवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 3.33 को हर मशीन ऑपरेटर कितने घंटे लेता है एक यूनिट को बनाने को? दैट इज 4। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 यूनिट्स आप मजीद बना सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट 4 घंटे लेता है। एक आउटपुट एक यूनिट को बनाने पर एक मशीन ऑपरेटर 4 घंटे लगाता है। 3.334 मशीन ऑपरेटर जो कि आपके पास अवेलेबल हैं एक्स्ट्रा सुपरवाइजर से पहले, तो 4 घंटे लेंगे वो। तो 30 यूनिट्स आप मजीद बना सकते हैं हर वीक में बिफोर द कंपनी नीड्स टू एम्प्लॉय एन एक्स्ट्रा सुपरवाइजर। सर ये तो बड़ा मुश्किल है जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आप इस वक्त 1140 यूनिट्स बना रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट के ऊपर 4 घंटे लगते हैं, तो 4560 आवर्स हमें चाहिए, ठीक है जी। और एक मशीन ऑपरेटर जो बनाता है यूनिट्स, वो 36 घंटे लेता है एक यूनिट बनाने में। इसका मतलब है कि 1140 यूनिट्स पर 126.66 मशीन ऑपरेटर चाहिए। अब इन मशीन ऑपरेटर्स के लिए 12 सुपरवाइजर चाहिए, वो होंगे। 13वां सुपरवाइजर कब आएगा? जब 3.334 जो कि डिफरेंस आ रहा है, इतने मशीन ऑपरेटर आपके पास अवेलेबल हैं, उसके बाद 12वां सुपरवाइजर आएगा। तो इतने मशीन ऑपरेटर, 3.334 मशीन ऑपरेटर कितने यूनिट्स मजीद बना सकते हैं? एक यूनिट पर 4 घंटे लगाते हैं, ठीक है ना। तो 30 यूनिट्स जो है वो मजीद जो है वो बना सकते हैं। तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप अच्छा, असल में ना, ये जो लेबर का सवाल है ना, मैंने देखा है ये लेबर के सवाल इतने आसान नहीं है, मुश्किल है। तो आप लेबर के क्वेश्चंस के लिए मैंने इंस्टा पे भी बता दिए, अपने आप चेक कर सकते हैं कि 22 एमसीक्यूज जो होता है ना, 22 या 23, हर पेपर का 22-23 एमसीक्यूज आप कर लें, वो लेबर का होगा 16 से लेकर अब तक, तो वो आपका कवर हो जाएगा ऑटोमेटिकली लेबर का पॉइंट, अगर प्रॉब्लम आ भी रही है तो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल फॉर अ बिजनेस एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर। सेल्स है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री है। द बिजनेस अप्लाइज ए मार्कअप ऑफ 20% ऑन ऑल गुड्स परचेज। व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? बेटा सेल्स पर हम पहले 20/120 करेंगे, तो आपका वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। मार्कअप है ना, मार्जिन में चेंज करेंगे। सेल्स में से वो जीपी आप माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 करके जो है ये 33, और ये आपका बनता है 60,000। 60,000 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 30,000। और अगर मैं निकालना चाहूँ 3 लाख डिवाइड बाई 20, वो आएगा 50,000। 2,50,000, यानी 50,000 ग्रॉस प्रॉफिट है ना, तो 2,50,000 आपका वो है कॉस्ट ऑफ सेल्स। एवरेज इन्वेंट्री 30,000 है, तो 8.33 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। मैंने तो गलत निकाला है, फिर चेक कर लें। 2 30,000 ये आ रहा है, तो मार्कअप कहता है जी 3 लाख है। 20 डिवाइडेड बाई 120, हाँ 50,000 ही आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी आ जाएगी 2,50,000, और डिवाइड हम उसको कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, डेज में उसने आंसर पूछा है, ठीक है। तो डेज में जब आंसर पूछता है, ये मैं करके दिखा दूं थोड़ा सा, तो फिर हम कैसे निकालेंगे बेटा? एवरेज इन्वेंट्री ऊपर आ जाएगी, 30,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 265, ओ 365, ठीक है। तो फिर आपका आंसर जो है आ जाएगा, क्योंकि डेज में है ना, तो डेज फॉर्मूला जो है ना वो आपका चेंज हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। 44 डेज आपका आंसर है। 43.8 आता है वैसे, 44 डेज हम कर देंगे उसको। व्हाट डज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईयर फॉर ए बिजनेस? डी आंसर है बेटा, एफिशिएंसी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। प्रॉफिट जनरेट कितना करते हैं हम, किसको यूज करके? इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज के जरिए कितना प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उसे कहते हैं हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। नॉन करंट एसेट टोटल लायबिलिटीज टोटल एसेट्स नहीं होते, इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज के थ्रू जो हमारी बनती है उसमें हम उसको रिजॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं। Information is available. 1st April, the balance of the retained earnings account was 858,000. Profit from operation 978,000 है। डिबेंचर इंटरेस्ट 1 लाख है। शेयर डिविडेंड 1,50,000 है।
On 31st March, director transferred 2,80,000 to general reserve. They also issued 2,50,000 bonus shares of $1 each using general reserve. What was the balance of retained earnings account at 31st March? आसान सवाल है बेटा. इस वक्त रिटेन्ड अर्निंग्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 858,000. इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड कर देंगे. प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होगा बेटा? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन माइनस इंटरेस्ट प्लस 878,000. 978 नहीं होगा ना, 878 होगा. 1 लाख वो जो है, और माइनस कर देंगे ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड 1,50,000. तो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स का जो आंसर है वो आ जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद वो कहता है कि आप ट्रांसफर कर रहे हैं 2,80,000 जनरल रिजर्व में, तो ये भी रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो जाएगा ना, तो ये जनरल रिजर्व में चले जाएगा. तो आपका आंसर आ जाएगा 13,06,000. एक बच्चे ने सवाल किया, सर जो बोनस शेयर इशू कर रहे हैं जनरल रिजर्व से, मेरे भाई बोनस शेयर इशू कर रहे हैं जनरल रिजर्व से, उससे फर्क किस पे पड़ेगा? शेयर कैपिटल पे और जनरल रिजर्व पे. रिटेन्ड अर्निंग पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और रिटेन्ड अर्निंग में से हम 2,80,000 ऑलरेडी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं, तो इस 2,80,000 में से हम बोनस शेयर इशू कर देंगे. भाई वो सवाल में हमसे टोटल इक्विटी नहीं पूछ रहा, खुश करें, वो रिटेन्ड अर्निंग्स पूछ रहा है. तो रिटेन्ड अर्निंग्स हमें ये दी हुई है, इसमें प्रॉफिट ऐड होगा, डिविडेंड माइनस होगा और जनरल रिजर्व माइनस हो जाएगा बस. क्योंकि बोनस शेयर का रिटेन्ड अर्निंग पर कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा. बी आंसर है 13,06,000. The following items were taken from the financial statement of a limited company during a period: increase in trade receivable, increase in trade payable, loan repaid. What was the effect of these items on the net cash inflow or outflow for the period? I am very sorry to say this question does not belong to AS level. This question basically belongs to A2 level. तो उसने A2 का सवाल जो है वो कैश फ्लो का वो डाल दिया AS में. A2 के बच्चों को तो समझ आ जाएगा, AS के बच्चों को इतना समझ के नहीं आ सकता. मैं समझाने की कोशिश पूरी करता हूँ. लोन रीपेड करेंगे बेटा तो लोन से आपका कैश कम हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल्स का बेटा मतलब ये होता है कि आपके ट्रेड रिसीवल में बेसिकली इजाफा हो रहा है. आपके ट्रेड रिसीवल जो है वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं. तो ट्रेड रिसीवल बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है. कैश आपका जो है वो आउटफ्लो हो रहा है, कैश आपका जो है वो कम हो रहा है. ठीक है जी. अगर इसको हम समझने की कोशिश करें थोड़ी सी, नॉट थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो हमने पढ़ी ही नहीं है, तो हम देखते हैं कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवल बेटा अगर 0 है ना, तो कैरेट डाउन जो है ना कितने हैं? 6,000. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें क्या हुआ है बेटा? कैश रिसीव हुआ है हमें कितना? 6,000 का. ओहो सॉरी, यहाँ पर हमारी क्या हुई है? इधर क्रेडिट सेल्स में कितने की? 6,000. क्रेडिट सेल्स का मतलब हमारा बेसिकली क्या होता है कि आपके जो सेल्स में क्या हो गया? इजाफा हो गया. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हम यही सपोज करते हैं कि आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है 6,000 का, और इंक्रीज इन ट्रेड पेबल में आप शो करते हैं कि आपका ट्रेड पेबल इंक्रीज करेंगे तो कैश इनफ्लो होगा. तो 6,000 आपने माइनस करना है, 4,000 आपने ऐड करना है, 10,000 भी आपने माइनस करना है, तो 12,000 का आउटफ्लो जो है वो आपका आ जाएगा. इसका आंसर है 12,000 आउटफ्लो. सी आंसर, तो जरूरत नहीं है. अच्छा आगे देखते हैं. W Limited made a loss for the year. The directors wish to increase the balance on the retained earnings account. How can they do this? रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाना चाहते हैं हम. लॉस हमारा है, इंक्रीज डिविडेंड पेड, इशू न्यू शेयर्स एट ए प्रीमियम, और मेक ए ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व. तो इसका आंसर है मेक ए ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, डी 3 ओनली. कैसे है बताता हूँ मैं आपको. बेटा लॉस है हमें और रिटेन अर्निंग्स आपने बढ़ानी है, नेगेटिव में है, तो आप जनरल रिजर्व से पैसे निकाल कर रिटेन अर्निंग में डाल लेंगे. यही हल है ना, क्योंकि डिविडेंड से तो लॉस और बढ़ जाएगा, और शेयर इशू करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता रिटेन अर्निंग. तो आप रिजर्व में से पैसे निकाल कर वापस रिटेन अर्निंग में डाल लेंगे, तो उससे आपका लॉस जो है वो खत्म हो सकता है, उससे आपका रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस जो है वो बढ़ सकता है. तो डी 3 ओनली इज गोइंग टू बी द आंसर. अच्छा जी, ये बड़ा आसान सवाल है बेटा. डीले एंड लेबो आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. प्रॉफिट दिया हुआ 8 लाख का, क्या करेंगे? सिंपल आपने निकालना है. 8 लाख में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता ऐड हो जाती है, तो 8 लाख में 1,500 ऐड कर देंगे. ठीक है ना. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस हो जाता है, तो 5,500 जो है वो माइनस कर देंगे. 1,500 जो है वो आप ऐड कर देंगे और 5,500 माइनस कर देंगे, तो 7,96,000 आपका जो है वो निकल आएगा. सॉरी, 80,000 प्रॉफिट है,
तो ये आपका आ जाएगा 76,000। उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3/4 और 1/4 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एप्लीकेशन अकाउंट के थ्रू। गुडविल का सवाल है, इसको हम छोड़ देते हैं जी। एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप बट डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट. X had introduced twice as much capital as Y and made a loan to the partnership. X insists he is entitled to the following. याद रखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है. Interest on the extra capital he has invested, interest on the loan he has made to the partnership, a profit share of double than that of Y, not to pay interest on his drawing. What X entitled to? जी बताएं आंसर. आंसर बताएं, जल्दी करें. अच्छा, इसका आंसर है बेटा 2 और 4. क्योंकि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है. अगर आपने लोन दिया हो कितना, 5%, 5% लोन जो है वो हो सकता है, क्या है ना, मेड ए लोन टू द पार्टनरशिप, तो वाई को उस पर 5% लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा. दूसरा, उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता ही नहीं है. राइट, प्रॉफिट शेयर इक्वल होता है. राइट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होता. सी आंसर है 2 और 4. Following information is available for a business for the year ended 31st March. Non-current asset at cost दिए हुए 62,000 के. Provision for depreciation expenses paid by cash है. Provision for doubtful is to be created. Depreciation on non-current asset is to be provided at 20% using reducing balance method. What was the total of expenses for the year? तो बेटा 62,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे हम. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है डेप्रिसिएशन का. आ जाएगा 50,000. उसका निकालेंगे 20%, तो 10,000 आपकी डेप्रिसिएशन आ गई. ठीक है जी. उसके बाद एक्सपेंसेस जो आप पे कर रहे हैं 42,200 के, इसमें जो प्रीपेड है बेटा वो माइनस कर देंगे 4,600. ठीक है ना, प्रीपेड तो माइनस ही होने, सारी बात है. वो आपके आ जाएंगे 37,600, प्लस 10,000 कर देंगे 47,600. और ट्रेड रिसीवेबल पर 2% प्रोविजन आप निकाल लेंगे. ठीक है जी. तो आपका आंसर आ जाएगा 47,600 प्लस 500, 48,100. बी आंसर है आपका 48,100. कैसे मैंने निकाला है, डेप्रिसिएशन निकाली बेटा 50,000 पे 20% एक्सपेंस है आपका. फिर एक्सपेंसेस में प्रीपेड माइनस करके वो एक्सपेंसेस आ जाएंगे. और ट्रेड रिसीवेबल पर प्रोविजन जो है वो भी इंक्रीज होनी, वो भी एक्सपेंस में आती है आपकी. तो 48,100 भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा. ये आपको पता ही है, रेवेन्यू में से पहले मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप को मार्जिन में चेंज करेंगे, जीपी निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी. कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके आप परचेजेस फाइंड कर लें. A trader has the following closing trade receivables. He usually provides for doubtful debts at the rate of 5%. At the end of year 2, he forgot to adjust the provision. What was the effect on profit in year 3 of forgetting to adjust the provision in year 2? अब देखिए 64,000 पे आपने प्रोविजन कितनी लेनी थी, 5%. 64,000 पे तो आती 3,200. 80,000 पर आपने निकालनी थी सेकेंड ईयर में 5%, तो वो कितनी आनी थी, 4,000. वो आपने नहीं ली. ठीक है ना, देखो प्रीमियम निकालनी इसमें कितनी थी, 3,200 ले ली. इसमें कितनी निकालनी थी बेटा, 4,000. और इसमें कितनी निकालनी थी बेटा, 4,500. अब वो कहते हैं दरमियान वाली प्रीमियम आपने नहीं ली, तो कितना डिफरेंस आया 800 से. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 800. 800 इंक्रीज कर जाएगा प्रॉफिट आपका सिंपल ईयर 3 में. क्यों, इसलिए कि आपने ईयर 2 के अंदर जो प्रोविजन इंक्रीज करनी थी ईयर 2 में, कितने से, 800 से, 32 से 4,000 बनानी थी, वो आपने नहीं बनाई. तो जब इंक्रीज इन प्रोविजन एक्सपेंस में लिखते हैं आप, बताइए आपको, तो 800 आपका एक्सपेंस कम हो गया, तो प्रॉफिट आपका डेफिनेटली 800 से कम हो जाएगा ईयर 3 में. 800 से प्रॉफिट आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस में 800 कम रिकॉर्ड किया. तो बी आंसर है 800 इंक्रीज. एक सेकेंड, इस आंसर को मैं चेक करना चाहूंगा. अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि 3,200 का प्रॉफिट आपका जो है वो 3,200 दिया होगा. अगर आप सेकेंड ईयर में प्रोविजन नहीं बनाते तो आप 90,000 की प्रोविजन जो है वो डायरेक्ट आप बना देंगे थर्ड ईयर 3 में. ईयर 3 में बना देंगे
तो 3200 से 4500 पे अगर आप जाते हैं तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे क्या भला, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे 1300 का ईयर 3 में, जबकि ईयर 3 में आपने एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना था बेटा, 500 का। तो आपका प्रॉफिट 800 से डिक्रीज कर जाएगा, प्रॉफिट 800 से डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, मैं फिर रिपीट करता हूँ। 3200 था, हमने यहाँ पर प्रोविजन कितनी इंक्रीज करनी थी, 800 की, और यहाँ कितनी इंक्रीज करनी थी, 500 की। आपने ईयर 2 में प्रोविजन इंक्रीज की ही नहीं। जब ईयर 2 में आपने प्रोविजन इंक्रीज नहीं की तो ईयर 2 में तो आपने ये लिखा ही नहीं है, 4000 प्रोविजन बनाई ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट प्रोविजन बनानी पड़ेगी यहाँ पर 3200 से 4500। तो 1300 से आप एक्सपेंस लिख दो, जबकि वो एक्सपेंस लिखना आपने कितने से था, सिर्फ 500 से। 800 से आपका प्रॉफिट ईयर 3 का डिक्रीज कर जाए। अच्छा जी, ये सवाल अच्छा है। हाउ आर क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड लॉस फॉर द ईयर ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। क्लोजिंग इन्वेंट्री और लॉस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे ट्रीट हम करते हैं। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है आपकी, और क्या कहते हैं, क्रेडिट इन द इनकम स्टेटमेंट होती है, और लॉस जो है वो डेबिट इन द इनकम स्टेटमेंट होता है, और क्रेडिट इन कैपिटल अकाउंट होता है। उल्टा हो गया, ए आंसर है। एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्रेडिट इन द इनकम स्टेटमेंट, डेबिट इन कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट इन द इनकम स्टेटमेंट। तो ए आंसर है आपका। सर वो कैसे, वो बताता हूँ मैं आपको। बेटा लॉसेस जो है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आते हैं, और इनकम स्टेटमेंट जब लॉस ट्रांसफर करते हैं ना आप बेटा, तो लॉस जो है वो डेबिट होता है। तो लॉस ट्रांसफर होने की वजह से इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट हो जाएगी और लॉस आपका डेबिट हो जाएगा जब आप एंट्री उसकी पास करें। इसी तरह एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट में लिखेंगे आप, और क्रेडिट इन द इनकम स्टेटमेंट में आपका आएगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट होती है, आप उसे इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देते हैं। अब बिजनेस है बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 4800, टाइम खत्म हो रहा है। इट पेज फॉर मटेरियल वाइज 3000 लेस ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड ए सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 5%। A check for 500 इज रिसीव फ्रॉम ए क्रेडिट कस्टमर। तो ओवरड्राफ्ट में बेटा ये जो 3000 में से दोनों माइनस करेंगे, पहले 20%, तो वो आपका आ जाएगा 2400। 5% माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 5% सेटलमेंट डिस्काउंट है। अच्छा पे कर दिया हमने, तो 5% भी माइनस करेंगे, 2400 का 5% भी निकाल लेंगे, 120 आ जाएगा। तो 2400 माइनस 120, 2280 आप 4800 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो आपने पे कर दिए, और 500 जो है वो आप प्लस कर देंगे, क्योंकि वो आपने रिसीव किया है, बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो 4800 में 2280 ऐड हो जाएगा, और 500 माइनस हो जाएगा, 6580 ओवरड्राफ्ट आपका बी आंसर आ जाएगा। 6580 ओवरड्राफ्ट। 3000 में से 20% माइनस करेंगे, 2400 आएगा, उसमें से 5% फिर मजीद माइनस करेंगे, जो आएगा वो आप पे कर रहे हैं, उससे आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और 500 रिसीव कर रहे हैं, माइनस हो जाएगा, तो 6580 ओवरड्राफ्ट आपका। Which statement about accrual and prepayments are correct? Prepaid expenses at the end of accounting year recorded as a current asset, or accrued revenue at the end of accounting period recorded as a current asset. तो 1 and 3 ए आंसर है, क्योंकि accrued revenue भी, accrued income भी current asset में आती है, और prepaid expenses भी current asset में आती है। ठीक है। व्हाट वाज द ट्रेड पेबल बैलेंस, आपको पता ही है, पीएलसी ये बनाएंगे बेटा, और ट्रेड पेबल बैलेंस आपका निकल आएगा। विच एरर वुड अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, a sales return of what was debited to customer account and credited to purchase return account। ठीक है जी, ये नहीं है। A sales invoice was lost before it was entered in the sales journal, ये भी नहीं है। A purchase invoice 259 was entered in the purchase journal as 295, ये भी नहीं है, ये आंसर है। A payment for rent of 250 has been debited to bank account, it has been entered correctly in the rent account। रेंट को भी डेबिट कर दिया, बैंक को भी डेबिट कर दिया, यही आपका आंसर है। इससे सस्पेंस आ जाएगा, सस्पेंस की वजह से ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं जी, विच आइटम विल बी इंक्लूडेड इन द सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, आता है ये सेल एज कंट्रोल अकाउंट में। प्रीमियम कैलकुलेट नहीं आता, टोटल ऑफ द इनवॉइसेस सेंट आउट टू क्रेडिट कस्टमर्स, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जनरल ये आता है 1 and 4, बल्कि 1, 3 and 4, सी आंसर है आपका 1, 3 and 4, क्योंकि इनवॉइसेस सेंट आउट टू क्रेडिट कस्टमर ये भी आपकी क्रेडिट सेल्स है ना, और टोटल ऑफ सेल रिटर्न जनरल वो भी आप लिखते हैं, तो 1, 3 and 4 आपका आएगा। She depreciated 40% per annum using reducing balance method. After 2 years, its net book value was 1600. What was the purchase price? Reverse जाएंगे बेटा, 3600 divided by 0.6.
देन अगेन 0.6, 3600 डिवाइडेड बाय 0.6, देन अगेन 0.6, तो आपका आंसर आएगा। रिवर्स जाना है आपने, कॉस्ट निकालनी है, उसने कॉस्ट पूछा है। 40% अप्रिशिएट होता है ना, इसका मतलब है ये जो अमाउंट है ये पिछले साल के 60% पे है। तो 3600 डिवाइडेड बाय 0.6, जो आंसर आएगा उसको फिर 0.6 से डिवाइड करेंगे तो आपकी परचेज प्राइस जो है वो आ जाएगी। वे स्टेटमेंट अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आर करेक्ट। एनुअल परसेंटेज रेट चेंज नहीं होता इसका, रिमेन द सेम ईच ईयर, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉल्स ईच ईयर। 2 and 4, सॉरी 1 and 4 हमारा आंसर है बी। एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन रेट चेंजेस, सॉरी एनुअल डेप्रिसिएशन चेंजेस रिमेन्स द सेम, डेप्रिसिएशन चार्ज कह रहा हूँ, रेट रिमेन द सेम, और एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉल्स ईच ईयर। 3 and 4